दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले उन दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरे वीडियो को शेयर करते हैं और देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का। अब मैं आज की बात पर आता हूँ। एक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक राजनीतिक प्रोडक्ट है और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको बार-बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है मार्केट में। जिसको बार-बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है राजनीति के मैदान में। लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो लॉन्च नहीं हो पा रहा। करीब 10-12 बार उसको लॉन्च किया गया, लेकिन वो लॉन्च होता ही नहीं है, बल्कि अगर वो लॉन्च होता भी है तो नाकाम होता है। और वो प्रोडक्ट क्या है? आज इस बारे में हम आपसे बात करेंगे और थोड़ी-सी बात करेंगे उद्धव ठाकरे की। सबसे पहले बात उस प्रोडक्ट की जो कि लॉन्च हो रहा है, लेकिन नाकाम हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संसद में भाषण दे रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, उस पर भाषण दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बात तो ये कही कि देखिए इस बार ऐसा लगता है कि बल्कि मुझे यकीन है कि इस बार बीजेपी को 170 सीटें तो मिलेंगी ही और एनडीए यानी जो हमारा अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और विपक्ष की जो हालत है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्ष अगली बार सदन की दर्शक दीर्घा में दिखाई देगा। मतलब वो दर्शक बनकर सदन की कार्रवाई देखेगा, क्योंकि विपक्ष की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। और जो एक महागठबंधन बना था, जो 28 पार्टियों का भानुमति का कुनबा जो जुड़ा जैसे तैसे, उस अलायंस का, उस गठबंधन का, उस अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। अब अलाइनमेंट कैसे बिगड़ा? अलाइनमेंट इस तरह से बिगड़ा क्योंकि ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है, मुझे कांग्रेस की भी जरूरत नहीं है और मैं तो अकेले दम पर ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टक्कर दे सकती हूँ। तो उन्होंने खुद से मतलब दूरी बना ली। उन्होंने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से भी दूरी बना ली। अभी तो सुना कि राहुल गांधी 2-3 दिन के लिए कहीं गायब हो गए न्याय यात्रा से, पता नहीं। अब नीतीश कुमार की ओर आइए आप। नीतीश कुमार खुद बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बिहार में भी आपने देख ही लिया। केजरीवाल को आप देख रहे हैं, केजरीवाल से भी इनकी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, ममता से भी नहीं हो पाई। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारी चीजें हैं, जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है गठबंधन का, उसकी वजह से हमें नहीं लगता कि इस बार कोई सूरत है इस गठबंधन की। पता नहीं ये गठबंधन तब तक टिका रहेगा या क्या होगा। देखिए गठबंधन में अखिलेश यादव अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आपको 11 सीटें लेनी है, ले लीजिए भीख के तौर पर, और कोई बातचीत नहीं, कुछ कोई उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा। इधर क्या हुआ है, इधर प्रधानमंत्री ने कल जो कहा उससे तो फिर लोग एनालिसिस करने लगे कि भाई ये कैसे होगा। अब बीजेपी कर्नाटक में क्या करेगी, बीजेपी तेलंगाना में क्या करेगी, बीजेपी बिहार में कैसे इतनी सीटें लाएगी, तो फिर 400 पार कैसे होगा। तो हाँ, ये बात सही है, बीजेपी को उन इलाकों में काम करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी अमेठी से भागे। अब वायनाड से वो जैसे तैसे लड़ रहे थे। वायनाड जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है केरल का, वहां से लड़ रहे थे। वहां भी वो सीट अब सीपीएम के पास जा रही है, तो वहां भी राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। तो राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? क्या राहुल गांधी केवल ये न्याय यात्राएं और भारत जोड़ो यात्रा ही निकालते रहेंगे क्या? इस यही काम करेंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने अपने बूथ जो बूथ एजेंट होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी तुलना एक कुत्ते से कर दी। उनको उन्होंने कहा कि हमें तो बूथ पर एक कुत्ते की तरह भौंकने वाले कार्यकर्ता चाहिए, कुत्ते की तरह भौंकने वाले। अरे भैया, आप ये भी कह सकते थे कि आपको शेर जैसे चाहिए, आपको टाइगर जैसे लोग चाहिए, है ना? आप एक टाइगर्स की टीम तैयार कीजिए, इस तरह से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ बूथ एजेंट, मतलब इस तरह से लोगों को तैयार कीजिए ताकि वो दहाड़ सके वहां पर, वो एक मास लेवल पर, एक वार लेवल पर काम कर सके। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बजाय अपने कार्यकर्ताओं को शेर बताने के बजाय शेर से उसकी तुलना करते उन्होंने कुत्ते से कर दी। ये तो हाल है। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी वो प्रोडक्ट है जिसे बार बार लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा तो उसी ओर था। एक 12-13 साल हो गए उनको लॉन्च करते करते, एक बार वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन वो प्रोडक्ट ही ऐसा खोटा है। मतलब अच्छा प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाता है, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी हो ना, तो वो अपने आप बिकता है। उसको एक बार लॉन्च कर दीजिए, बिक जाएगा। लेकिन अगर उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी में राजनीति का वो एलिमेंट है ही नहीं। उनके अंदर राजनीतिक समझ-बूझ नहीं है। वो मुंह में जो आता है वो बक देते हैं। उससे क्या होता है? उससे बीजेपी को और फायदा होता है। तो बीजेपी को तो किसी स्टार प्रचारक की जरूरत है ही नहीं। राहुल गांधी इतने बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं, उनको कोई जरूरत नहीं। अभी आपने देखा कि प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार थे, उत्तर प्रदेश। उनकी सारी भूमिकाएं उनसे छीन ली गई। प्रियंका गांधी को भी इस किनारे लगा दिया गया। प्रमोद कृष्णम भी अब लगता है बीजेपी में आ जाएंगे। बातचीत उनकी चली रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने कल की धाम में इनवाइट कर लिया। 19 तारीख को वो चीफ गेस्ट होंगे। 10:30 बजे उसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। तो बात यह है कि कांग्रेस दूर हो गई, और कांग्रेस अपने आप को ये सोचती थी कि हम इस गठबंधन में सबसे, देखिए है तो है नहीं, आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति याचक की मुद्रा में है कांग्रेस। लेकिन उनको वो पुरानी हनक में रहते हैं कि हम तो गांधी खानदान से, हम तो नेहरू और इंदिरा गांधी से जोड़ते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो वो भी आज भी वो उसी हनक में रहते हैं कि उसमें वो गच्चा खाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बीच अलोकप्रिय हुई है, उनकी इंसल्ट करती है, बल्कि वो हिंदुओं के बीच भी अलोकप्रिय हो गई है। मतलब उनको हिंदू, मतलब ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमोद कृष्णन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस हिंदू भाइयों से नफरत करती है, कांग्रेस राम से नफरत करती है, कांग्रेस हमारे देवी देवताओं से नफरत करती है, ये उन्होंने कहा। तो इस वक्त कांग्रेस दर गलतियां कर रही है, और गठबंधन में शामिल होने के बावजूद उस गठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। वो कहां है वो गठबंधन? कोई गठबंधन है ही नहीं ना। कहां है बताइए आप? सारे के सारे नेता अलग अलग। अब एकला चलो, मोदी जी ने क्या कहा कल अपने भाषण में? उन्होंने कहा कि अब लोग एकला चलो की बात कर रहे हैं। उनका आशय ममता बनर्जी से था कि उन्होंने अकेले चलने का इरादा किया, उनको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। बात यह है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे अब एक, मतलब रहम की भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपने हमें दूर कर दिया। तो भैया, आपने दूर नहीं किया, आपने क्या गलती की? आपने जब मौका मिला तो वो जो आप कहते थे कि हम आपके मजबूत एलाई हैं बीजेपी के, लेकिन आपने मौका पाते अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपने सेकुलर पार्टियों से समझौता कर लिया, कांग्रेस से समझौता कर लिया। उस कांग्रेस से जिससे बाला साहब ठाकरे ने कभी समझौता नहीं किया। आपने तो अपने पिता के उसूलों को भी खत्म कर दिया, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं? अब लगता यह है कि उद्धव ठाकरे को भी अपनी हैसियत पता लग गई है। वो देख रहे हैं ना कि इस वक्त सिर्फ चारों ओर बीजेपी की और एनडीए का ही बोलबाला है। सर्वे भी सब यही बता रहे हैं। नीतीश कुमार जब छोड़ के आ गए पार्टी, नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से समझौता कर लिया, ममता बनर्जी भी अपना अलग से वो कर रही हैं। जब वो देख रहे हैं गठबंधन कुछ है ही नहीं, तो फिर उनको अंदर भी तो तड़प है। लेकिन कभी उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को समझाया इस तरह से? जिस प्रकार के बयान संजय राउत ने दिए हैं, उल्टे सीधे बयान दिए हैं,
नफरत भरे बयान उन्होंने दिए हैं, जिस प्रकार के उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, क्या कभी उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे को समझाया? और सॉरी ये संजय राउत को समझाया? नहीं। तो किस मुँह से? किस मुँह से? लेकिन अब क्योंकि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा इतना बढ़ गया है और जिस प्रकार उन्होंने कल संसद में भाषण दिया है और कहा है कि बीजेपी को इस बार 400 सीटें, ये ऐसा ही नहीं होता। ये ऐसा ही नहीं होता, उनको पता है। भाई उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम करके दिखा दिया है, उन्होंने डिलीवर किया है ना, डिलीवर किया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री को किसी चुनाव प्रचार की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी राम मंदिर गए, उन्होंने वहां पूजा की। उससे पहले वो दुबई भी अभी जाने वाले हैं और वहां भी एक मंदिर का उद्घाटन होना है। और जिस प्रकार उन्होंने कल्की धाम का आमंत्रण स्वीकार किया आचार्य प्रमोद कृष्णन से, ये सारी अच्छा अमेरिका में जाते हैं तो वहां वो अपने आप प्रचार करते हैं। उनका उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही ऐसे हैं, उन्हें वो जहां खड़े हो जाते हैं पार्टी का प्रचार अपने आप हो जाता है। तो ये कल्की धाम जाएंगे वहां भी प्रचार हो जाएगा, राम मंदिर गए वहां भी प्रचार हो गया। तो बीजेपी के अगर कोई स्टार कैंपेनर हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, वही हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये वो सब कुछ देखा जा रहा है। और इस प्रकार से जो उन्होंने कल कहा कि एक प्रोडक्ट जिसको बार बार आप लॉन्च कर रहे हैं, एक घटिया प्रोडक्ट कभी लॉन्च हो सकता है? नाम उन्होंने राहुल गांधी का नहीं लिया, लेकिन कही तो वही। और उन्होंने परिवारवाद पर एक बात कही। परिवारवाद पर उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में अगर राजनाथ सिंह का लड़का अपने कैलिबर से आगे बढ़ता है तो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जो एक पार्टी चलाती है, एक पार्टी पूरी देश को अपने हिसाब से हाँकती है, ना परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि पार्टी के जितने सदस्य होते हैं उनको अपने हिसाब से हाँकती है और वही देश पर राज करना चाहती है। जिसमें अखिलेश यादव है? इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है और इसमें ये लालू यादव का परिवार है। परिवारवाद तो इसको कहते हैं। उस परिवारवाद से दिक्कत नहीं है जो परिवार में यदि राजनाथ सिंह का लड़का अपने कैलिबर से अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहा है तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जो एक पार्टी चलाती है, एक पार्टी सब पर हावी रहती है, वो परिवारवाद है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कल क्लियर कर दी और ये भी कहा कि बीजेपी को इस बार 400 सीटें लाने से मतलब एनडीए को 400 सीटों से कम नहीं मिलेंगी और बीजेपी को कम से कम 300-350 सीटें, 350 से ऊपर 370 सीटें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें इसको। नमस्कार।